क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत गणित दर्पण चैनल पे। हम वास्तविक संख्या लेसन पढ़ रहे हैं और उसके अंदर से हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 से हमारे दो प्रश्न है वो कंप्लीट हो गए हैं। आज हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी लगभग लगभग वैसा ही है जो हमने दूसरे प्रश्न में किया था। दूसरा प्रश्न में हमने किया था कि एचसीएफ और एलसीएम निकाला था, उसके बाद में एक सूत्र की सत्यापन किया था कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। अब तीसरा प्रश्न जो है वो सिंपल सा आपको पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दूसरा प्रश्न जिसके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा है, तो इस प्रश्न में पूरी तरह से आपको समझ में आने वाला है कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है और किस ढंग से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका देखिए। सबसे पहला प्रश्न लेता हूं मैं यहाँ पे। पहला प्रश्न, तो फर्स्ट प्रश्न क्या है, 12, 15 और 21 तीन संख्या है यहाँ पे और इसका आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आने चाहिए और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था कि अभाज्य संख्या वे है जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो सभी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड आपको करके बताता हूँ। एक बार प्रैक्टिस होने के बाद आप सीधा भी लिख सकते हैं, ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, परंतु पहले आपको समझना जरूरी है। तो अब 12 ले लिया मैंने, यहाँ पे पहली संख्या 12 है, फिर 15, फिर 21, तो तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो 12 के अंदर देखना है कि 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। सबसे पहले काम है 2 का भाग देना। 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे और 3 का नहीं जाएगा तो 5 का देंगे। 4 का देना ही नहीं है क्योंकि 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे 12 के अंदर मेरे 2 का भाग जा रहा है, इसलिए मैं 2 का भाग दे दूंगा। ये 2 का भाग दे दिया। 12 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। ये आ गया 6। और वापस वही काम, 6 के अंदर 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो 2 का भाग जाएगा इसलिए 2 का देंगे। ये 2 का भाग दे दिया और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3। 2 का भाग देना यानी संख्या का आधा करना सीधा, तो यहाँ पे आ गया 3 और 3 में 3 का ही भाग जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाता। तो यहाँ पे 3 में 3 का भाग गया एक बार, यानी कि हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं 12 के अभाज्य गुणनखंड। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसको घात के रूप में लिख लेता हूं ताकि आप इजीली एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो 2 इंटू 2 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2। जब 2 है 2 बार तो इसको 2 की घात 2 लिख दिया। अगर 3 होता तो मैं लिखता 2 की घात 3। ठीक है, तो इसमें आप घातांक नियम जानते होंगे, इंटू हो गया 3, यानी 12 के अभाज्य गुणनखंड आ गए मेरे पास 2 की घात 2 इंटू 3। अब मैं दूसरी संख्या लेता हूं। दूसरी संख्या है 15। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, देखिए अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो। 15 के अंदर 2 का भाग जाएगा नहीं, किसका जाएगा, 3 का। 3 का भाग गया 5 बार और 5 में 5 का ही जाएगा एक बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो आ जाएंगे मेरे पास 15 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 15 के अभाज्य गुणनखंड आ गए मेरे पास 3 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे 3 एक ही है सिंगल और 5 भी सिंगल है, तो घात एक एक ही रहेगी। तो यहाँ पे मैं घात के रूप में लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर भी 3 सिंगल है तो एक घात चढ़ा के आपको बताऊंगा, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, परंतु यहाँ समझने के लिए मैं घात 1 लिख रहा हूँ और 5 की घात 1। लास्ट संख्या बची है 21। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड भी निकालना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड ले लो 21 साइड में, रफ कॉपी में आप ये काम कर सकते हैं। देखिए अब 21 के अंदर 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है, तो 3 का भाग जा रहा है, 7 या 21 और 7 में 7 का ही भाग जाएगा एक बार, यानी कि आ गया मेरे पास 3 इंटू 7। अब यहाँ पर भी सिंगल सिंगल है तो 3 की घात 1 और 7 की घात 1। अब हम निकालेंगे इनके एचसीएफ और एलसीएम, यानी स्पष्ट बोला है यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए।
तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं निकालता हूं एच सी एफ। और एचसीएफ के अंदर मैंने कल भी आपको बताया था दूसरे प्रश्न के अंदर कि एचसीएफ के अंदर सबसे पहला काम तो देखना है कि कॉमन क्या है, यानी जितनी भी संख्याओं के आपने अभाज्य गुणनखंड निकाले, वहां पे दो संख्या थी तो दो हमने अभाज्य गुणनखंड के टुकड़े किए थे। यहाँ पे तीन संख्या थी 12, 15 और 21, तो मैंने तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। देखिए 2 की घात 2 इंटू 3 है, यहाँ 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 1 इंटू 7 की घात 1 है। अब आपका काम यही है कि तीनों के अंदर ऐसी संख्या ढूंढना है कि तीनों में हो, यानी कॉमन संख्या किसमें है, कौन सी है, वही उसका होगा एचसीएफ सबसे पहले तो। उसके बाद में उसके अंदर देखना है कि न्यूनतम घात कौन सी है, सबसे छोटी सी छोटी घात होगी वो हम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 2 है, परंतु यहाँ 2 की घात 2 नहीं है, तो इसको तो अब लेना ही नहीं, छोड़ो इसको। 3 एक ऐसी संख्या है जो सब में नजर आ रही है, देखिए 3 यहाँ पर भी है, घात देखना ही नहीं, पहले आपको संख्या देखना है सिर्फ। 3 यहाँ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी तीनों के जब अभाज्य गुणनखंड किए तो तीनों में 3 मुझे मिल रहा है। ठीक है, बाकी जैसे 5 है इसमें है, परंतु यहाँ पे 12 के अभाज्य गुणनखंड किए तो नहीं है, और 21 के अभाज्य गुणनखंड किए तो भी नहीं है। इसी प्रकार 7 इसमें दिख रहे हैं, परंतु इन दोनों के अंदर आपको नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ 3 ही एक ऐसी संख्या है जो सब में है, इसमें भी है, 15 में भी है और 21 में भी है। तो आपके पहला काम हो गया 3, यानी 3 है वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक ऐसी संख्या है जो कॉमन है सब में। ठीक है, अब एचसीएफ के अंदर हमने कॉमन ले लिया, अब आपका काम है कि न्यूनतम घात लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पर भी 3 की घात 1 है और यहाँ पर भी 3 की घात 1 है, तो यहाँ 3 की घात 1 ही होगा। अब जैसे मान लो यहाँ 3 की घात 2 होता, यहाँ पे 3 की घात 1 होता, या 3 की घात 4 होता, तो मैं 3 की घात 1 को सेलेक्ट करता, यानी जो न्यूनतम घात है वो आपको लेना है। ये तो हुआ एचसीएफ की बात। ठीक है, अब मैं निकालता हूं, यहाँ पे देखिए 3 की घात 1 है तो इसको सरल करके भी लिख सकते हैं, 3 की घात 1 3 ही होता है, यानी एचसीएफ है वो 3 आ गया, एक आंसर आपके निकल के आ गया। आपको पूछा था एचसीएफ, एचसीएफ हमने निकाल दिया। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम निकालता हूं, एलसीएम। अब एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए आपको प्रत्येक संख्या लेनी है, पहली बात तो ये, और उसकी उच्चतम घात लेना, प्रत्येक संख्या की उच्चतम घात। तो प्रत्येक संख्या यानी देखिए 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। ओके, यानी प्रत्येक संख्या आनी चाहिए एक एक बार कम से कम, चाहे वो कॉमन है या ना हो। यहाँ पे देखिए 2 की घात 2 दिख रहा है और यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, फिर भी हमें लेना पड़ेगा, 2 ले लिया। और घात भी 2 की घात 2 हाईएस्ट है, यहाँ 2 एक ही है इसलिए 2 की घात 2 ले लूंगा, 2 की घात 2। फिर इनटू यहाँ देखिए 3 की घात 1 है, 1 है, 1 है तो 3 की घात 1 ही आ जाएगा, 3 की घात 1। फिर 5, 5 इसमें भी, इसमें है, इसमें नहीं है, दोनों में कोई बात नहीं, आपको 5 की घात 1 को लेना है। अब जैसे मान लो 5 की घात 1 है और यहाँ होता 5 की घात 2, तो मैं 5 की घात 2 को सिलेक्ट करता, बस यही यहाँ समझने वाली बात है। फिर इनटू यहाँ पे देखिए 7 की घात 1 है और यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु एलसीएम में सबको लेना ही है 7 की घात 1, तो सबको मैंने ले लिया, ऐसी कोई संख्या बची नहीं है जो यहाँ पे है। देखिए 2 दिख रहा था, 2 आ गया, 3 5 7 सब कुछ आ गए यहाँ पे, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 7 की घात 1। अब आपका काम है इसका विस्तार करना, यानी 2 की घात 2 है, इसको 2 इंटू 2 लिख लो, और ये सब एक एक की घात है तो 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब इनका करेंगे गुणा, तो जब आप गुणा करेंगे तो आपके आ जाएगा 420। गुणा करके देख लो, देखिए 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, 4 इंटू 3 कितने हो गए 12, और 12 इंटू 5 60, और 60 इंटू 7 करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके एलसीएम। तो इस ढंग से आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17, 23 और 29, इसका भी आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो लेता हूं मैं दूसरा प्रश्न, 17, 23 और
29। सबसे पहला काम वही 17, 23 और 29 के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 17 के अभाज्य गुणनखंड। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा, बाकी किसी का जाएगा नहीं। तो यहाँ पे आपके इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 17 ही होगा। यानी देखो ऐसे 17 लेंगे तो 17 में 17 का भाग जाता, बाकी किसी का जाता नहीं, तो 17 एकम 17 एक बार गया, यानी कि 17 ही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार 23 है, तो 23 के अभाज्य गुणनखंड भी वो के वो आएंगे, यानी 23 का 23। और जो 29 है उस 29 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपके आएगा 29 का 29, क्योंकि ये तीनों संख्या जो दे रखी है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या में आपको पता है कि उसी संख्या का भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता। तो 17 हो गया, 23 हो गया और 29 हो गया। ओके, अब आपको निकालना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ मैं बता देता हूँ एचसीएफ और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, कॉमन संख्या देखना है कि तीनों में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको कोई संख्या नजर नहीं आ रही है जो तीनों में है। देखो 17 यहाँ पे है तो यहाँ दोनों में नहीं है, 23 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, और 29 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है। यानी कि ऐसी कोई संख्या आपके नजर नहीं आ रही है जो तीनों में हो। तो उसका एचसीएफ क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा 1। अब 1 कैसे, देखिए यहाँ पे मैं इंटू 1 तो कर सकता हूँ, फिर इंटू 1 कर सकता हूँ और इंटू 1 कर सकता हूँ। कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का किसी संख्या से गुणा करता है तो वो की वो संख्या आती है। अब आपको 1 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब में, सब में है 1, यहाँ पर भी है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों में है, अर्थात आपकी एक संख्या कॉमन है, यानी एचसीएफ आ गया 1। एचसीएफ आपके निकल गया। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम, अब एलसीएम में क्या करते हैं, प्रत्येक संख्या को लेते हैं और उसकी उच्चतम घात को लेते हैं। तो यहाँ प्रत्येक संख्या कौन सी संख्या, 17 है, 23 है और 29 है, तो यहाँ सबको लेना पड़ेगा 17 इंटू 23 इंटू 29, यानी तीनों संख्या को आपको लेना है। और बाकी कोई संख्या है ही नहीं, एक तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब तीनों संख्या को गुणा कर दो, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, तो यहाँ पे मैं गुणा करूंगा तीनों का, तो आपके आ जाएगा 11,339। ये गुणा करके आप इजीली देख सकते हैं। 17 का गुणा पहले 23 से कर दो, जो भी रिजल्ट आता है उसका गुणा 29 से कर दो। तो यहाँ मैं सीधा लिख लेता हूँ 11,339, ये आ जाएगा इसका आंसर एलसीएम के रूप में। ठीक है, 17 इंटू 23 इंटू 29 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11,339, और एचसीएफ आ गया 1। तो ये दोनों आंसर आ गए। नेक्स्ट लेते हैं तीसरा। चलिए तो नेक्स्ट तीसरा प्रश्न लेता हूं मैं। 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, इसका आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए वही अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालता हूं। 8 के अभाज्य गुणनखंड, अब 8 के अभाज्य गुणनखंड वही साइड में बता देता हूँ आपको। 8 में किसका भाग जाएगा, सबसे पहले 2 का जा रहा है, 4 बार चला जाएगा, और 4 में 2 का जाएगा 2 बार, और 2 में 2 का जाएगा 1 बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसको यदि घात के रूप में लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 2 की घात 3। ये हो गया हमारे 8 के अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार मैं 9 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 9 के अभाज्य गुणनखंड आप लिख देना बराबर, यहाँ पे 9 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग जाता नहीं है तो 3 का देंगे, तो 3 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का ही जाएगा 1 बार, यानी कि आ गया मेरे पास 3 इंटू 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2, 2 है 3 इसलिए 3 की घात 2 आ गया। इसी प्रकार अब 25, तो 25 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, अब 25 के अभाज्य गुणनखंड देखिए यहाँ पे 25 लेता हूँ, और 25 में किसका भाग जाएगा 5 का, कितनी बार चला गया 5 बार, और 5 में 5 का ही जाएगा 1 बार, यानी कि हो गया मेरे पास 5 इंटू 5। इसको लिख सकता हूँ 5 की घात 2। मेरे पास सभी अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब मैं इजीली एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकता हूँ। तो निकाल देते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एस सी और एफ, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, कॉमन संख्या देखना है, यानी तीनों में होनी चाहिए। 3 संख्या है इसलिए तीनों में होनी चाहिए। अगर 2 संख्या
का मुझे एलसीएम और एचसीएफ पूछा तो मैं दो संख्याओं के अंदर देखता कि कॉमन क्या है। तो यहाँ तीनों संख्या के अंदर ऐसी कोई संख्या नजर आ रही है जो तीनों में हो। देखिए यहाँ पे 2 की घात 3 है परंतु यहाँ नहीं है, छोड़ो इसको। 3 की घात 2 है यहाँ परंतु इन दोनों में नहीं है, और 5 की घात 2 है, इन दोनों में नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई नहीं है जो तीनों में है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, जैसा कि हमने दूसरे प्रश्न में किया था। यहाँ इंटू वन और इंटू 1 कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बस कि जिसमें कॉमन नहीं है उसका एचसीएफ है वो क्या हो गया 1। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, प्रत्येक संख्या लेना है, उसकी उच्चतम घात लेना है। तो प्रत्येक संख्या यानी 2 लेना पड़ेगा, 3 भी लेना पड़ेगा और 5 भी लेना पड़ेगा। तो 2 की घात 3 आ जाएगा क्योंकि उच्चतम घात यही है। 3 की घात 2, 3 की घात 2 ले लो, और 5 की घात 2, ये 5 की घात 2 ले लो। अब सबका विस्तार करना पड़ेगा। 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3। और 5 की घात 2 का मतलब 5 इंटू 5। अब इनका करना है गुणा। तो जब 2 इंटू 2 करेंगे 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। आगे से आगे ऐसे गुणा करते रहेंगे तो आपके आ जाएगा 1800, 1800। यानी इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो निकल के आ गया मेरे पास 1800, ये आ गया आंसर। और एचसीएफ है वो क्या है 1। तो बहुत ही सरल है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। इसमें किसी प्रकार का कोई आपको समझ में नहीं आई हो कोई बात तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, आपको दे रखा है कि एचसीएफ 306 और 657, इसका जो एचसीएफ है वो आपको दे रखा है 9। ये 9 है वो एचसीएफ है किनका 306 और 657 का। फिर आपको पूछा है कि एलसीएम निकालो इन संख्याओं का, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक सीधा सा सूत्र है जो कि हमने दूसरे प्रश्न में किया था। और दूसरा प्रश्न क्या था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। दूसरा प्रश्न के अंदर ही वो फॉर्मूला था। तो आप यहाँ पे वो इस्तेमाल करके इजीली एलसीएम निकाल सकते हैं 306 और 657 का। और परीक्षा की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसको आप जरूर ध्यान से देखें और सरल भी है। देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको सीधा सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ सूत्र है वो क्या है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। यहाँ पे मैंने जो प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या लिखा है उसके स्थान पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो कि आपके सूत्र में था। तो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ तो आपको दे रखा है, देखिए सूत्र के अंदर ये प्रश्न के अंदर ही दे रखा है कि जो दो संख्या है उसका एचसीएफ है वो कितना है 9 है। तो यहाँ मैं सीधा ही 9 तो लिख लूंगा क्योंकि मुझे दिया हुआ है, तो यहाँ लिखा 9। फिर इंटू एलसीएम आपको पूछा है, तो एलसीएम पूछा है तो इसको एलसी और एम ऐसा है ऐसा लिख दो। और प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, तो प्रथम संख्या कौन सी है और द्वितीय संख्या कौन सी है, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये पहली प्रथम संख्या हो गई और दूसरी संख्या 657 है, राइट। यानी इन दो संख्याओं का ही तो क्या है एचसीएफ 9 है और एलसीएम आपको पूछा है। तो प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या के स्थान पर लिख दूंगा मैं 306 और 657। मैंने वहां पे आपको बोला भी था कि इस टाइप के प्रश्न आते हैं। यहाँ पे आपको एलसीएम पूछा है, एचसीएफ भी पूछा जा सकता है, एलसीएम दे रखा होगा और एचसीएफ पूछा जा सकता है। और एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो और प्रथम संख्या दे रखी हो द्वितीय संख्या पूछा जा सकता है। तो बहुत ही ये जो सूत्र है वो काम का है। आपको इन चारों में से कोई भी पूछा जा सकता है, तो आप जो भी दे रखा है वो सूत्र रख लो और जो पूछा है वो इजीली आपके पास है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको करते हैं सरल और आ जाएगा हमारे पास एलसीएम बराबर, देखिए 306 इंटू 657 ऐसा का ऐसा रख ला हूँ 306 इंटू 657। अब आपको पता है कि गुणांक का क्या लगता है भाग, तो यहाँ पे जो 9 है वो गुणांक है तो सीधा चला जाएगा नीचे बट्टा आ जाएगा 9। अब इसको सरल करना है, तो सरल करने के लिए देखिए इजीली आपके 9 का भाग है वो 306 के अंदर जा रहा है। आप चाहो तो 306 और 657 का गुणा करके फिर 9 का भाग दे दो, या फिर
9 का भाग पहले दे दो 306 के अंदर, तो इजीली जा रहा है, इसलिए मैं देखो आपको बता देता हूँ। 306 के अंदर 9 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 9 तिया 27, 27 हो जाएगा यहाँ पे, और 30 में से 27 गया तो क्या बचा? 3, 6 आ जाएगा नीचे। अब 36, तो 9 छौके 36, 34 बार चला गया और ये 36 आ गया और शेष बच गया 0। यानी कि आपके इस 9 का भाग जाएगा 306 के अंदर 34 बार, 34। अब इजीली आप 34 का गुणा कर दो सीधा 657 से, तो आ जाएगा आपके एलसीएम। तो यहाँ पे 34 का गुणा 657 से करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 22,338। ये आ गया इसका आंसर। ये मैंने रफ कार्य किया है, ठीक है। तो 22,338 ये हो गया आपके एलसीएम इन दोनों संख्याओं का। तो इस ढंग से इस सूत्र का प्रयोग करके आपको निकालना है एलसीएम। इसमें कोई समझ में नहीं आई हो कोई बात तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स।